गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 5 के माध्यम से 15वें लेसन पॉलीमर में बहुलीकरण की विधियों का टॉपिक क्लियर करेंगे, यानी मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये जान चुके हैं कि बहुलीकरण या बहुलकन या बहुलकीकरण क्या है। एकलक इकाइयों से बहुलक बनने की अभिक्रिया को, प्रक्रम को या विधि को क्या बोला जाता है? बहुलीकरण, बहुलकन या बहुलकीकरण। तो बहुलीकरण की जो विधियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, हमारा टॉपिक आज का ये है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स बहुलकन या बहुलीकरण की विधियों पर। तो बहुलकन या बहुलीकरण की विधियां कितनी हैं? 2 हैं। पहली है योगात्मक और दूसरी है संगणन, यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो योगात्मक बहुलीकरण आज के इस लेक्चर में, यानी लेक्चर 5 में हम योगात्मक बहुलीकरण के एक टाइप, यानी योगात्मक बहुलीकरण जो है वो 2 भिन्न प्रकार की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। तो उनमें से एक प्रकार की क्रियाविधि को आज के इस लेक्चर में हम शामिल करेंगे। तो योगात्मक बहुलीकरण ये है क्या? तो इसकी परिभाषा पर चलते हैं। ऐसा बहुलीकरण या ऐसा बहुलकन जिसमें असंतृप्त एकलक अणु परस्पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण करें, योगात्मक बहुलीकरण कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे बहुलीकरण को योगात्मक बहुलीकरण कहा जाएगा जिसमें कि असंतृप्त एकलक अणु परस्पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, योगात्मक का मतलब जुड़ते जाएं, परस्पर उनका योग होता जाए और योग होने वाले स्थान से किसी भी प्रकार का कोई छोटा अणु ना निकले। तो ऐसे बहुलीकरण को क्या बोला जाएगा? योगात्मक बहुलीकरण। और इस बहुलीकरण में असंतृप्त जो अणु होते हैं, यानी एकलक अणु होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, वो हो सकते हैं एल्कीन, एल्काडाइईन या उनके व्युत्पन्न। स्टूडेंट्स, एल्काडाइईन वो अणु होते हैं जिनमें कि 2 द्विबंध होते हैं। तो ऐसे अणु को एल्काडाइईन, यानी अपने जानते हैं हाइड्रोकार्बन में वो अणु जिनमें कि 2 द्विबंध हो उन्हें एल्काडाइईन कहते हैं। तो यहाँ असंतृप्त एकलक अणु एल्कीन हो सकते हैं, एल्काडाइईन हो सकते हैं या उनके व्युत्पन्न हो सकते हैं। और ये जो असंतृप्त एकलक अणु होते हैं वो क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। अक्रिय का मतलब बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो इसका मतलब योगात्मक बहुलीकरण में उन एकलक अणुओं की क्रिया करवाने के लिए हमें किसी न किसी प्रारंभिक पदार्थ की, यानी एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता है जो उनको क्रियाशील रख सके। तो इस बहुलीकरण अभिक्रिया में इनका सक्रिय होना आवश्यक है। इनका किनका? असंतृप्त अणु यानी एकलक अणुओं का। अतः बहुलीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमें प्रारंभिक पदार्थ, यानी एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता है जो एकलक अणुओं को सक्रिय कर सके। तो प्रारंभिक पदार्थ का सक्रिय अणु जो होता है वो अक्रिय एकलक, यानी असंतृप्त जो एकलक अणु है से क्रिया करके उन्हें क्या कर देगा? सक्रिय कर देगा। और प्रारंभिक पदार्थ यहाँ कौन कौन से लिए जा सकते हैं? तो देखिए, प्रारंभिक पदार्थ जो हैं वो यहाँ मुक्त मूलक हो सकते हैं या कोई आयनिक स्पीशीज हो सकती है। तो प्रारंभिक पदार्थ जो है उसका मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि सक्रिय अणु। तो प्रारंभिक पदार्थ का सक्रिय अणु यहाँ पर कोई मुक्त मूलक हो सकता है या आयनिक स्पीशीज हो सकता है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब जो क्रियाकारी अणु होते हैं, क्रियाकारी अणु, उनकी प्रकृति के अनुसार ये जो योगात्मक बहुलीकरण है वो 2 प्रकार का होता है। देखिए स्टूडेंट, योगात्मक बहुलीकरण जिसको हमने अभी शुरू किया है, योगात्मक बहुलीकरण है क्या? ऐसा बहुलीकरण जिसमें कि असंतृप्त एकलक अणु परस्पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा क्रिया करके बहुलक का निर्माण करते हैं, योगात्मक बहुलीकरण कहलाता है। और योगात्मक बहुलीकरण जो है वो 2 भिन्न प्रकार की क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होता है, जिसमें पहली विधि है क्रियाविधि है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की और दूसरी है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण क्रियाविधि को शामिल कर रहे हैं। तो ये मुक्त मूलक क्रियाविधि या आयनिक क्रियाविधि, ये दोनों जो हैं जब ये संपन्न होती हैं तो इनमें 3 चरण देखने को मिलते हैं।
यानी इन दोनों प्रकार की जो योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया है, विधि है, इनमें 3 स्टेप होते हैं। अब वो 3 स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप है श्रृंखला प्रारंभन पद यानी चेन इनिशिएशन स्टेप, और दूसरा श्रृंखला संचरण पद यानी चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और तीसरा श्रृंखला समापन पद जिसे हम अंतिम पद भी कहते हैं यानी चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये जो 3 पद हैं ये योगात्मक बहुलीकरण की मुक्तमूलक क्रियाविधि में भी देखने को मिलेंगे और आयनिक जो बहुलीकरण योगात्मक की क्रियाविधि है उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण को। अब मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण, अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि ऐसा योगात्मक बहुलीकरण जो मुक्तमूलक के द्वारा होता है उसे मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं, यानी मुक्तमूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। तो अब मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण का उदाहरण हम यहाँ पर लेंगे एथीन से पॉलीथीन के निर्माण में, यानी एथीन से पॉलीथीन के निर्माण में इस प्रकार की जो क्रियाविधि है मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण की उसे हम समझेंगे। तो अभी मैंने शुरू में बताया था कि चाहे वो मुक्तमूलक क्रियाविधि हो चाहे आयनिक क्रियाविधि हो, इन दोनों में 2-3 स्टेप आते हैं। तो मुक्तमूलक क्रियाविधि जो है योगात्मक बहुलीकरण की, इसमें हम पहला स्टेप देखेंगे श्रृंखला प्रारंभन पद। इस पद में प्रारंभिक पदार्थ जैसे हम यहाँ कोई पराऑक्साइड ले सकते हैं, कोई पेरोक्सियमल ले सकते हैं, और पराऑक्साइड जो होते हैं उन्हें हम सामान्यतः ROOR द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो कोई पराऑक्साइड है या पेरोक्सियमल है ये ताप या प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या बनाएंगे? मुक्तमूलक। अब ये जो मुक्तमूलक होंगे ये एकलक अणु, यानी जैसे हम एथीन से पॉलीथीन के निर्माण में ये मुक्तमूलक क्रियाविधि को पढ़ रहे हैं, तो ये मुक्तमूलक एकलक अणु एथीन से योग करके एक बड़ा और नया मुक्तमूलक बना देंगे, जिस कारण अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इस पद को क्या बोलेंगे? श्रृंखला प्रारंभन पद। तो देखिए श्रृंखला प्रारंभन पद का मतलब होता है कि अभिक्रिया को स्टार्ट करने वाला पद। तो उस पद में हमें प्रारंभिक पदार्थ जैसे कोई पराऑक्साइड, और पराऑक्साइड यहाँ पर हम कौन सा लेंगे? बेंजोइल पराऑक्साइड। ठीक है, जो बेंजोइल पराऑक्साइड क्या होगा? ताप या प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या बनाएगा? मुक्तमूलक बनाएगा। इसलिए बेंजोइल पराऑक्साइड को क्या बोलेंगे? मुक्तमूलक जनक बोलेंगे। अब ये मुक्तमूलक जो बेंजोइल पराऑक्साइड से मिलेगा या सामान्य किसी पराऑक्साइड से मिलेगा, वो मुक्तमूलक एकलक अणु से योग करके एक बड़ा और एक नया मुक्तमूलक बनाएगा, जिस कारण अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इस पद को हम क्या बोलेंगे? श्रृंखला प्रारंभन पद बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये है बेंजोइल पराऑक्साइड, फॉर्मूला देखिए इसका C6H5COOC6H5, ये है बेंजोइल पराऑक्साइड। तो यहाँ देखिए ये ताप का सिंबल या ये प्रकाश का सिंबल। तो देखिए यहाँ से ये पराऑक्साइड बंध का क्या होगा? समाश विखंडन होगा। समाश विखंडन का मतलब ये जो सहसंयोजक बंध है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से समाश विखंडन होगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमें ये एक बेंजोइल मुक्तमूलक मिलेगा। लेकिन ये बेंजोइल मुक्तमूलक जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निष्कासित हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ भी एक वापिस क्या होगा? समाश विखंडन होगा। तो यहाँ से समाश विखंडन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ कार्बन की तरफ और एक इस वाले कार्बन की तरफ। तो यहाँ ये जो मुक्तमूलक यानी ऑक्सीजन पे एक विषम इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और एक कार्बन पे आएगा, ये दोनों यहाँ इस जगह वापस शेयरिंग में आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये जो पूरा अणु है CO2 का यहाँ से बाहर हो जाएगा और हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे? फेनिल मुक्तमूलक। 2 फेनिल मुक्तमूलक मिलेंगे और 2 CO2 के अणु। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो फेनिल मुक्तमूलक है अब ये अभिक्रिया को स्टार्ट करवाएगा। ठीक है, यानी श्रृंखला प्रारंभन पद में किसी पराऑक्साइड जैसे कि प्रारंभिक पदार्थ का ताप या प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, जिससे कि मुक्तमूलक बनता है।
फिर वो मुक्त मूलक जो होता है वो एकलक अणु से योग करके एक बड़ा अन्य मुक्त मूलक बना देता है। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए मैंने बेंजोल पेरोक्साइड को सामान्य ऐसे लिख लिया, ये कोई सामान्य पेरोक्साइड है, तो यहां इसका ये समास विखंडन हुआ इस बंध का, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, तो इससे ये मुक्त मूलक बना। अब ये मुक्त मूलक जो है वो एकलक अणु यानी एथीन से जुड़कर एक लक मुक्त मूलक यानी एक बड़ा और एक नया मूलक बना देता है, जिससे अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसलिए स्टेप को क्या बोलते हैं? श्रृंखला प्रारंभन पद बोलते हैं। अब चलते हैं दूसरे पद पर, श्रृंखला संचरण पद। उपरोक्त पद में बना हुआ एकलक मुक्त मूलक, यानी ये ऊपर जो एकलक मुक्त मूलक बना है ये दूसरे एथीन यानी एकलक अणु से संयोग करके दूसरा बड़ा मुक्त मूलक बना देगा, और इस प्रकार विभिन्न एकलक अणु इसी क्रम में आगे जुड़ते जाते हैं और श्रृंखला भी आगे बढ़ती जाती है। इसलिए इस पद को हम क्या बोलेंगे? श्रृंखला को बढ़ाने वाला पद यानी श्रृंखला संचरण पद। तो देखिए स्टूडेंट, पहले पद में ये एकलक मुक्त मूलक जो बना है, एकलक इकाई से जुड़कर जो मुक्त मूलक बना है वो अन्य एकलक अणुओं से जुड़ता चला जाएगा, और जब तक एकलक अणु मिलते जाएंगे तब तक ये अभिक्रिया की जो श्रृंखला की लंबाई है वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इस पद को हम क्या बोलेंगे? श्रृंखला संचरण पद। तो देखिए श्रृंखला संचरण पद में कैसी रिएक्शन होगी? ये प्रथम पद में बना यानी श्रृंखला प्रारंभन पद में बना एकलक मुक्त मूलक है जो एक अन्य एकलक अणु से क्रिया करता है, योग करता है और बड़ा मुक्त मूलक बना देता है। ये देखिए बड़ा मुक्त मूलक बना दिया। अब ये बड़ा मुक्त मूलक फिर आगे से आगे इसी प्रकार से एकलक अणुओं से जुड़ता जाएगा और अन्य बड़े बड़े एकलक मुक्त मूलक बनते जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने NCH2 डबल बॉन्ड CH2, N का मतलब असंख्य, हमें नहीं पता कि कितने यहाँ पर एकलक अणु इस एकलक मुक्त मूलक से जुड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर अपने N लगा देते हैं। तो इससे हमें जो बड़े बड़े एकलक मुक्त मूलक बनते हैं उनकी संरचना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ROCH2CH2 CH2CH2 की होल N CH2CH2 विषम इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त मूलक। अब देखिए ये प्रक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक ये एकलक अणु मिलते जाएंगे। अब तीसरा जो स्टेप होगा श्रृंखला समापन पद यानी अंतिम पद, ये है क्या? उपरोक्त पद यानी श्रृंखला संचरण पद तब तक जारी रहता है जब तक अभिक्रिया मिश्रण में एकलक अणु मिलते रहते हैं, और जब एकलक अणु खत्म हो जाते हैं यानी ये वाले मिलने बंद हो जाएंगे तो मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाएंगे, और उदासीन बनते ही अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी और हमें उत्पाद यानी बहुलक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस पद को हम क्या बोलेंगे? श्रृंखला समापन पद या अंतिम पद। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब श्रृंखला संचरण पद की इस पद की बात करें, श्रृंखला संचरण पद में क्या हो रहा था? श्रृंखला की लंबाई बढ़ती जा रही थी। क्यों लंबाई बढ़ती जा रही थी? क्योंकि एकलक अणु मिल रहे थे मुक्त मूलक को क्रिया करने के लिए, और जब एकलक अणु मिलने बंद हो जाएंगे तो श्रृंखला समापन पद आएगा। क्यों आएगा? जब एकलक अणु मिलने बंद हो जाएंगे तो जो मुक्त मूलक होंगे बड़े बड़े बने हुए, वो आपस में क्रिया करके क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। उदासीन होते ही अभिक्रिया रुक जाएगी यानी वो बहुलक हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस पद को क्या बोलेंगे? अंतिम पद बोलेंगे। और कभी कभी बाह्य पदार्थों का उपयोग भी श्रृंखला समापन पद के लिए किया जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा स्टूडेंट हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि कभी कभी बाह्य पदार्थों का उपयोग भी श्रृंखला समापन पद के लिए किया जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि श्रृंखला समापन पद कैसे हो सकता है। तो देखिए श्रृंखला समापन जो है वो 4 प्रकार से हो सकता है, यानी श्रृंखला समापन पद जो है वो भी कितने प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार से, जिसमें पहला है युग्मन। युग्मन का मतलब पेयरिंग। तो बड़े बड़े मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाएंगे तो उस को हम क्या बोलेंगे? श्रृंखला समापन पद को युग्मन। दूसरा है असमानुपातन। असमानुपातन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया। 2 बड़े बड़े मुक्त मूलक हैं एक समान, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन हो जिससे कि हमें उत्पाद प्राप्त हो, तो उस पद को क्या बोलेंगे? असमानुपातन। तीसरा श्रृंखला स्थानांतरण, चौथा है निरोधक। तो वैसे तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, युग्मन और असमानुपातन। तो पहले हम युग्मन की बात करें, यानी हम पढ़ रहे हैं श्रृंखला समापन पद यानी अंतिम पद को, और अंतिम पद जो है उसमें भी 4 टाइप हैं
कि श्रृंखला का समापन कितने प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार से, युग्मन, असमानुपातन, श्रृंखला स्थानांतरण और निरोधक। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं युग्मन की। तो युग्मन का मतलब देखिए पेयरिंग होना होता है। ये एक बड़ा मुक्त मूलक लिया मैंने, ये देखिए ROCH2 की होल N1 CH2 और ये मुक्त मूलक, ठीक है स्टूडेंट, ये एक बड़ा मुक्त मूलक है। ऐसे ही ये दूसरा अन्य बड़ा मुक्त मूलक है। तो यहाँ मैंने होल N1 लिखा है, ये होल N2 है, यानी ये दोनों अलग अलग मुक्त मूलक हैं, ठीक है स्टूडेंट। इनकी श्रृंखला की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। लेकिन ये देखिए इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन अपने को दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी ये 2 बड़े मुक्त मूलक हैं। अब ये दोनों मुक्त मूलक जब आपस में योग करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ आ जाएगा इनके, और इसका भी यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड बनते ही ये जो मुक्त मूलक हैं वो खत्म हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा? ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ इन दोनों के बीच में ये यहाँ इस जगह एक कलबंध बना है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप दोबारा देखेंगे तो काउंट कर लीजिए, RO के बाद यहाँ CH2 की होल N1 के बाद, सॉरी, इधर 2 कार्बन है, इधर ब्रैकेट जो है N2 वाला, इसके इधर 2 कार्बन है। कुल कितने कार्बन है? 4। तो देखिए 2 कार्बन ये रहे, 2 कार्बन ये रहे, तो इन दोनों के बीच में यहाँ क्या बना दिया मैंने? सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये देखिए। तो ये मुक्त मूलक क्रिया करके क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, और उदासीन अणु बनते ही अभिक्रिया रुक जाएगी, और हमें ये बहुलक कौन सा प्राप्त हो रहा है? पॉलीथीन। और हम जानते हैं पॉलीथीन जो बहुलक होता है उसकी संरचना क्या होती है? CH2 की होल N होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ हम बात करें तो ये पॉलीथीन है, ये बात करें ये पॉलीथीन है, ठीक है। तो ये बहुलक कौन सा हमें प्राप्त हो गया? एथीन से पॉलीथीन। अब हम बात करें श्रृंखला समापन पद में दूसरे पद की बात, असमानुपातन। असमानुपातन जिसे हम विषमीकरण भी कहते हैं, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया। और हम जानते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ मैंने 2 भिन्न प्रकार के बड़े एकलक लिए, ये देखिए ROCH2 की होल N1 CH2 मुक्त मूलक CH2 की होल N2OR। ये 2 बड़े मुक्त मूलक लिए, अलग अलग श्रृंखला की लंबाई वाले। अब इनमें क्या होगा? एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन होगा। अब हम बात करें अपचयन की, तो अपचयन में क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रोजन का योग होता है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है। तो देखिए इसमें मुक्त मूलक असमानुपातित हो जाते हैं, यानी विषमीकरण अभिक्रिया द्वारा पातित हो जाएंगे, अर्थात हाइड्रोजन के स्थानांतरण द्वारा क्या होगा? उदासीन अणु बनेंगे। यानी एक जो बड़ा मुक्त मूलक है वहां से हाइड्रोजन मुक्त मूलक के रूप में निकलेगा और दूसरे मुक्त मूलक पर योग कर जाएगा, जिससे कि हमें एक तो एल्कीन और एक यहां एक एल्कीन मिलेगा और एक एल्केन मिलेगा। ये देखिए यहां से मैंने क्या किया? यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया मुक्त मूलक के रूप में। यहां इस जगह से CH2 है ना स्टूडेंट, सॉरी इस जगह से CH2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इसके हाइड्रोजन को मैंने यहां बाहर निकाल के ऐसे कर दिया। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन है बंद में, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चला जाए और एक इस हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर मुक्त मूलक के रूप में निकलेगा और इस जगह जाकर जुड़ जाएगा, जिससे ये क्या बन जाएगा? CH3। और यहां इनके बीच में क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और एक इस कार्बन पे दिख रहा है, दोनों यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमें एल्कीन मिलेगा और ये एल्केन, यानी दोनों के दोनों अणु यहाँ क्या मिलेंगे हमें? पॉलीथीन के। क्यों? क्योंकि ये देखिए CH2 की होल N1 है और इधर CH2 की होल N2 है, यानी दोनों के दोनों अणु हमें यहाँ पर पॉलीथीन के मिल रहे हैं, लेकिन एक एल्कीन और एक एल्केन के रूप में है। अब हम बात करें तीसरे पद की, श्रृंखला स्थानांतरण की। हालांकि स्टूडेंट पहले 2 पद जो कि हम पढ़ चुके हैं, युग्मन और असमानुपातन, ये ही इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम चूंकि बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार सारे टॉपिक क्लियर करते हैं, तो हम तीसरे और चौथे स्टेप को भी क्लियर करेंगे। श्रृंखला समापन पद 4 प्रकार से हो सकता है, तो उसका तीसरा प्रकार देखिए श्रृंखला स्थानांतरण।
श्रृंखला स्थानांतरण के लिए हमें श्रृंखला अंतरण कर्मक लेना पड़ता है, जो यहाँ पर हम ले रहे हैं RH, और ये सामान्यतः विलायक होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ इस अभिक्रिया में श्रृंखला स्थानांतरण में मैंने एक बड़े मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए क्या लिया है, एक RH लिया। RH क्या है, यहाँ पर श्रृंखला अंतरण कर्मक है, और RH यहाँ क्या है, विलायक होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ RH में क्या होगा, यहाँ से समास विखंडन होगा, जिसके कारण एल्किल मुक्त मूलक बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनेगा, और वो हाइड्रोजन जो मुक्त मूलक है ये जाकर इस बड़े एकलक मुक्त मूलक पर जुड़ जाएगा, जिससे कि ये उदासीन बहुलक हमें प्राप्त होगा, और साथ में ये R मुक्त मूलक यानी एल्किल मुक्त मूलक प्राप्त होगा। तो ये तीसरा स्टेप हुआ स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं चौथे और अंतिम स्टेप की। वो है स्टेप है निरोधक। निरोधक का मतलब अभिक्रिया को रोक देना, बढ़ने से रोक देना श्रृंखला की लंबाई को। तो सामान्यतः निरोधक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सक्रिय मुक्त मूलक के साथ जुड़कर बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला का समापन कर देते हैं। और निरोधक पदार्थों के रूप में हम सामान्यतः नाइट्रोबेंजीन ले सकते हैं, डाइनाइट्रोबेंजीन ले सकते हैं, हाइड्रोक्विनोन ले सकते हैं। जैसे माना P और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें, P विषम इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला है। मान लीजिए कि P के ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, और ये जो P विषम इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको हमने क्या मान लिया, एक बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला मान लिया। और नाइट्रोबेंजीन, ये देखिए बेंजीन के ऊपर जब नाइट्रो समूह जुड़ा होता है तो इस कार्बनिक यौगिक को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन निरोधक पदार्थ है जो इस बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला के साथ जुड़ेगा, और जुड़ते ही ये उदासीन अणु बना देगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ हमें बहुलक, ये देखिए ये बहुलक हमें, क्योंकि हमने P विषम इलेक्ट्रॉन क्या माना था, बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला, तो ये उदासीन अणु हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स बहुलीकरण की जो योगात्मक बहुलीकरण विधि है उसमें हमने आज एक मुक्त मूलक क्रिया विधि को जाना है, और मुक्त मूलक क्रिया विधि जो है उसके अंतर्गत भी हमने 3 स्टेप जाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हमने पहला स्टेप श्रृंखला प्रारंभन पद जाना, फिर दूसरा स्टेप हमने श्रृंखला संचरण पद जाना, फिर तीसरा स्टेप श्रृंखला समापन पद जाना। और श्रृंखला समापन पद में हमने इसमें श्रृंखला समापन पद में 4 प्रकार जाने, युग्मन, असमानुपातन, श्रृंखला स्थानांतरण और निरोधक। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो इसी टॉपिक के साथ क्लियर होता है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आयनिक योगात्मक बहुलीकरण जो क्रियाविधि है उसको जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।